हेलो फ्रेंड्स, गौरव पॉल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रियल नंबर स्टार्ट किए थे और आप लोगों का इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर गुड रिस्पांस। हम लोग रियल नंबर पिछले वीडियो में स्टार्ट किए थे, उसको पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद इसके आगे हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने देखा था कि नंबर को दो पार्ट में बांट दिए थे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। रियल नंबर किसे कहते हैं? तो ऐसा नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं उसे रियल नंबर कहते थे, और वैसा नंबर जिसे हम लोग नंबर लाइन पर दर्शा ही नहीं सकते उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसमें हम लोग लिए थे कि निगेटिव रूट कोई भी अगर हो उसको हम लोग अगर उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं तो वो आगे इमेजिनरी नंबर के अंतर्गत, जैसे √-5, √-3, इस तरह का। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर अगर दोनों को मिला दिया जाए तो वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हम लोग को 10th क्लास में पढ़ना नहीं था। इसको हम लोग देख लिए थे। हम लोग का 10th क्लास में रियल नंबर है, तो रियल नंबर स्टार्ट किए थे और इसको दो पार्ट में बांट करके पढ़े थे। पहला जो पार्ट था वो रियल इंटीजर था और दूसरा डेसिमल था। इंटीजर में बताया था कि वैसा संख्या p/q के रूप में लेना है जिसको q से भाग देने पर, q मतलब क्या, हर, यानी डिनोमिनेटर से भाग देने पर न्यूमरेटर में पूरा कट जाता था, उसको कहते थे इंटीजर। और हम लोग डेसिमल को डिटेल में पढ़े थे। डेसिमल को दो पार्ट में बांट करके पढ़े थे, एक था टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में हम लोग क्या देखे थे? टर्मिनेटिंग डेसिमल में देखे थे कि p में q से अगर भाग दिया जाए तो वो पूरा कट जाता था, तो इसको टर्मिनेटिंग में हम लोग देखे थे। इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते थे। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या देखे थे कि p में q से भाग देने पर पूरा कटे नहीं, यानी डेसिमल के बाद एक पैटर्न फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहा था। नॉन टर्मिनेटिंग जो ये है इसको दो पार्ट में बांट के पढ़े थे, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में क्या था कि भाग देने पर p में q से भाग देने पर एक डेसिमल के बाद वो एक पैटर्न बना करके रिपीट कर रहा है, जैसे 5.6666 आ रहा है, 6.121212 रिपीट कर रहा है। नॉन रिपीटिंग में क्या था कि अगर p/q है, q से अगर भाग दिया जाए तो डेसिमल के बाद न रिपीट कर रहा है, मतलब कुछ भी डेसिमल के बाद 3, 4, 5 अनंत तक अदर संख्या आते जा रहा था, तो वो गया नॉन रिपीटिंग अनावर्ती में आ रहा था। इसमें हम लोग क्या देखे थे? रूट में कोई भी रहे जिसका परफेक्ट हम लोग रूट नहीं निकाल सकते, वो सब इसमें था। या पाई ले लिए, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं, या इन्फिनिटी ले लिए, वो सब हम लोग इसमें देखे थे। तो इसके बाद हम लोग आगे आज हम लोग को पढ़ना है इंटीजर। इंटीजर को पढ़ने से पहले थोड़ा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा हम लोग 2-4 पॉइंट है उसको लिख करके उसके बाद हम लोग इंटीजर को देखेंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संदर्भ में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय होता है। मतलब एक परिमेय संख्या लेंगे और एक अपरिमेय संख्या लेंगे, उसका योग हमेशा क्या होगा? अपरिमेय होगा। अपरिमेय बता चुके हैं कि कोई भी संख्या जिसका परफेक्ट रूट हम लोग नहीं निकाल सकते। रूट 3 हो गया, ये क्या है? परिमेय। 2 क्या है? परिमेय, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। √3 क्या है? परिमेय नहीं। क्यों? क्योंकि इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो एक परिमेय हो गया और एक अपरिमेय हो गया। दोनों को योग का मतलब सम, दोनों को जोड़ देना। जोड़ देंगे तो हमेशा ये टोटल क्या कहलाएगा? टोटल कहलाएगा अपरिमेय। उसी तरह से ये परिमेय और ये अपरिमेय, दोनों को जोड़ दिए तो टोटल कहलाया अपरिमेय। ये अकेला परिमेय, ये अपरिमेय है, लेकिन दोनों एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या लेंगे, 5 क्या है? परिमेय संख्या है, और √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। अब दोनों का क्या ले लिए? अंतर, डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होता है? हमेशा इरेशनल होता है, अपरिमेय होता है। परिमेय अपरिमेय, दोनों का डिफरेंस अपरिमेय। यहाँ भी परिमेय अपरिमेय, दोनों का डिफरेंस अपरिमेय। नेक्स्ट पॉइंट है,
एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या लेंगे और एक अपरिमेय संख्या लेंगे और दोनों को गुना कर देंगे। दोनों को अगर गुना कर दिया जाए तो 5 क्या है, परिमेय है, और √7 अपरिमेय है। और दोनों को गुना कर दिए, गुना यहाँ सटा हुआ है, दोनों सटा का मतलब क्या होता है, गुना। सटा हुआ है उसको मतलब होता है गुना। और यहाँ भी क्या है, 3 परिमेय है और √11 क्या है, अपरिमेय है। दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। 4 क्या है, परिमेय, और √6 क्या है, अपरिमेय। दोनों को गुना कर देंगे तो क्या कहलाएगा, दोनों को एक साथ अगर कर देंगे तो कहलाएगा अपरिमेय। इसी प्रकार नेक्स्ट है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या ले लिए, 1 क्या है, परिमेय संख्या, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। दोनों को क्या कर दिए, डिवाइड, भाग कर दिए। तो टोटल क्या कहलाया, अपरिमेय। ये है परिमेय संख्या और ये है अपरिमेय संख्या √7। दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड, तो क्या कहलाया, 5/√7 क्या कहलाया, अपरिमेय। ये है परिमेय संख्या और ये है, देखिए ये तो पहले से क्या था, अपरिमेय, योग होने पर क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। ये परिमेय अपरिमेय, नीचे वाला तो अपरिमेय हो गया। तो ये ऊपर तो पहले से परिमेय है, और ये सम वाला रिलेशन से ये भी अपरिमेय हो गया। तो ये परिमेय और ये अपरिमेय, इसका अगर डिवाइड कर देंगे तो ये भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। हेलो, हम लोग इंटीजर पार्ट को देखते हैं। इंटीजर को 2 पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटते हैं, 2 पार्ट में, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। और इंटीजर के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि इंटीजर किसे कहते हैं, वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में तो लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त क्या था कि q = 1 होना चाहिए। जैसे 5 लिख दिए, 5/1 होना चाहिए, 6/1, सिर्फ -5 लिख दिए, ये भी क्या है, इंटीजर ही है। इसके नीचे डिनोमिनेटर में हर में क्या है, 1 है। तो इंटीजर किसे कहते हैं, वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि q = क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वो हम लोग पिछला वीडियो में देख चुके हैं और हम लोग इसको इंटीजर को 2 पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं। पहला पार्ट है पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। दूसरा है निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। हम लोग कल लिए थे संख्या रेखा। ये क्या है, संख्या रेखा है, संख्या रेखा, नंबर लाइन। क्या है, नंबर लाइन है, नंबर लाइन। इस पर हम लोग क्या देखे थे कल, एक लाइन लिए थे, एक यहाँ 0 लिए, इधर धनात्मक अनंत तक लिए और इधर ऋणात्मक अनंत तक लिए। तो ये टोटल रेखा पर सारे संख्याओं को जो दर्शाया था उसी को ना संख्या रेखा कहते हैं, जो हम लोग देख चुके हैं पिछला वीडियो में। तो ये 0 क्या है, 0 न धनात्मक है न ऋणात्मक, ये न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल। 1 से लेकर के इधर दाहिना साइड जो लिखा हो, राइट साइड 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, वो है पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक। जैसे 0 को तो ऐसे नहीं समझ लेंगे, ऋणात्मक नहीं ना है, इसीलिए इसको 0 को इसी में शामिल कर दिए हैं। 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, उसके बाद निगेटिव इंटीजर, इसको नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक मतलब -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जो जाएगा वो कहलाएगा ऋणात्मक इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। अब हम लोग इंटीजर के अंतर्गत अब हम लोग देखते हैं सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, है ना, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, सबको हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं पहले नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या है। पहले क्या होता था कि मान लीजिए खेती वगैरह ऐसा जब होता था तो क्यारी वारी को गिनने के लिए लोग काउंट करते थे अपने मन से, 1 क्यारी, 2 क्यारी, 3 क्यारी, इस तरह से काउंट करते 9 तक जाते थे और फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 0 तो था ही नहीं उस समय, पुराने समय में तो 0 नहीं था, तो लोगों को बहुत दिक्कत होता था उस समय। फिर हमारे इंडिया के ही एक गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, जिन्होंने 0 का आविष्कार कर दिया। तो 0 के आविष्कार करने से क्या हुआ कि आगे संख्या बढ़ा, 9 के बाद 10, 20, 100, 1000, आगे डॉट बढ़ते गया। तो सबसे पहले क्या था कि नेचुरल नंबर जो था, इसका नाम ही है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, कोई बनाया नहीं इसे, प्राकृतिक है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, वो 0 तो था ही नहीं पहले, तो 0 नहीं था,
तो 1 2 3 4 5 6 जब 0 आ गया तो उसमें भी वो शामिल हो गया। तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जो संख्या कहलाएगा वो कहलाएगा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। लेकिन जब आर्यभट्ट ने 0 का आविष्कार कर दिया तो पहले तो संख्या अधूरा था, पहले संख्या क्या था, अधूरा था। लेकिन 0 के आ जाने से संख्या क्या हो गया, पूर्ण हो गया। संख्या क्या हो गया, पूर्ण हो गया, यानी होल नंबर। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। तो अगर नेचुरल नंबर पूछा जाए तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 1 से लेकर के इन्फिनिटी अनंत तक के संख्या को कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। लेकिन अगर होल नंबर की बात करें, पूर्ण संख्या की बात करें, तो 0 के आ जाने से अब 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम लोग क्या इसमें अगर देखा जाए तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अगर देखा जाए तो ये नेचुरल नंबर जितना है सब तो इसके अंतर्गत आ ही गया। यानी हम लोग नेचुरल नंबर जितना है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कह सकते हैं। सारा 1 2 3 4 डॉट 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 ये यहाँ से लेकर इतना आ गया ना इसमें पूर्ण संख्या में, तो हम लोग नेचुरल नंबर जितना भी है उसको हम लोग पूर्ण संख्या कह सकते हैं। लेकिन क्या सारे पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जा सकता है? देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए, 0 इसमें आ गया। 0 को क्या प्राकृतिक संख्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे 0 को प्राकृतिक संख्या। तो इसीलिए 0 क्या है, पूर्ण संख्या में जाएगा। तो हम लोग एक तथ्य के रूप में बोल सकते हैं कि सारे प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहा जा सकता है, लेकिन सारे पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल हो गया। अगला है इवन नंबर। इवन नंबर हिंदी है सम संख्या। सम संख्या क्या है? वैसा संख्या जिसे 2 से डिवाइड देने पर, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड देने पर, यानी 2 से अगर डिवाइड देंगे, डिनोमिनेटर में 2 रहना चाहिए, उसको अगर हम न्यूमरेटर में डिवाइड देंगे तो वो कट जाएगा। यानी कि वैसा संख्या जिसे 2 से डिवाइड देने पर पूरा पूरा कट जाए, 2 से डिवाइड देने पर कट जाए उसको कहते हैं सम संख्या। जैसे कुछ 0 ले लीजिए, 0 को 2 से डिवाइड दीजिए तो 0 बार में चला जाएगा। 2 है तो 2 को 2 से डिवाइड दीजिए, एक बार में कट जाएगा। 4 2 दूनी 4, 6 2 तिया 6। इस तरह से 0 2 4 6 ये 2 के गैप पे आता जाएगा। 0 है फिर कितना गैप है, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, ऐसे गैप पे आते जाएगा। इसका अगर फॉर्म के प्रारूप की बात करें तो 2 के फॉर्म लेगा। के क्या है? के तो के कोई भी हम लोग होल नंबर ले सकते हैं, 0 से लेकर के अनंत तक का कोई वैल्यू पुट करिए, सम संख्या मिल जाएगा। जैसे 0 पुट किए तो क्या होगा, 2 × 0 0, 2 × 1 ये इसमें ना है 2 × 1 2, 2 पुट करिए 2 2 4, 3 पुट किए 2 3 6, 4 पुट किए तो 4 8। तो यहाँ पर हम के का वैल्यू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट कर रहे हैं तो वो सम संख्या दे रहा है, यानी सम संख्या गैप कितना पे है, 2 के जो प्रारूप में है, और इसका गैप 2 के गैप पर आता है सम संख्या। ठीक है, तो ऐसा संख्या जिसे हम लोग 2 से भाग देते हैं तो वो पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, उसे कहते हैं सम संख्या। अगला है ऑड नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? जस्ट इसका अपोजिट, वैसी संख्या जिसे 2 से डिवाइड देने पर पूरा पूरा न कटे, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 है तो 1 को 2 से डिवाइड दीजिए, कटेगा नहीं। 3 है तो 3 को 2 से डिवाइड दीजिए, नहीं कटेगा। 5 है, ये भी 2 के गैप पे आ रहा है, और ये भी 2 के 1 3 5 7 9 11 13 2 के गैप पे ये भी आ रहा है। इसका फॉर्म अगर देखें तो 2k + 1 होगा। इसका 2k था और इसका क्या होगा, 2k + 1। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, कोई भी 0 से लेकर अनंत तक कोई वैल्यू पुट कीजिए, पॉजिटिव 0 पुट कीजिए तो 0 यहाँ तो 0 हो जाएगा, +1 कितना हो गया, 1 हो गया। 1 पुट कीजिए 2 × 2 + 1, 2 और 1 3 हो गया। 2 पुट कीजिए 2 × 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया। 3 पुट कीजिए 2 3 6 + 1 कितना हो गया, 7। इस तरह से इस फॉर्मेट पर इस फॉर्म में ये हो जाएगा। तो जो हो गया 1 3 5 7 9 9 11 13 इस तरह से आगे बढ़ेगा। यानी वैसा संख्या जिसे हम लोग 2 से अगर भाग दें तो पूरा पूरा विभाजित ना हो तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑड नंबर। एक बार फिर से देख लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या था? तो वैसी संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या 0 से लेकर के अनंत तक होगा पूर्ण संख्या। इवन नंबर सम संख्या 0 से लेकर के 0 2 4 जो वैसी संख्या जो 2 से कट जाए पूरा पूरा।
और नंबर वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड देने पर कटे नहीं, ये क्या हो गया और नंबर। अच्छा, इस तरह इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के थ्रू पूछा जा सकता है। क्या क्या पूछा जा सकता है, पूछ लेगा कि बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सा है। देखिए कौन है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 1। बड़ी तो कुछ भी हो सकता है, बड़ी तो अनंत तक जा रहा है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1। ऐसा ही पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या बताइए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो सम संख्या भी है। तो प्राकृतिक संख्या तो है, लेकिन सबसे छोटी सम संख्या कौन है, 2 है। प्राकृतिक है, लेकिन प्राकृतिक में भी सम पूछ रहा है। और पूछेगा वैसी प्राकृतिक संख्या जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जो विषम है, तो 1 ही है। ठीक है, इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें क्या क्या पूछ सकता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। ऐसा ही पूछ सकते हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, 1 है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है, जो पूर्ण संख्या में वैसे सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या, पूर्ण लगा देगा क्योंकि पूर्ण है तो पूर्ण लगा। अगर प्राकृतिक के बारे में पूछेगा तो प्राकृतिक में भी सम विषम पूछ सकता है और पूर्ण में भी सम विषम पूछ सकता है। तो पूर्ण में अगर सम पूछेगा तो 0 सबसे छोटी, विषम पूछेगा तो 1 सबसे छोटी। इवन नंबर में अगर पूछेगा कि सबसे छोटा इवन नंबर कौन है 0, उसके बाद 2 4 आगे बढ़ते जाएगा। अब बड़ा तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन और नंबर में सबसे छोटा और नंबर पूछेगा तो कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद 3 होगा, 5 होगा, आगे इस तरह से बढ़ा जा सकता है। तो हम लोग देखे कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में सम विषम लगाकर भी पूछा जा सकता है। कि इसमें भी कहा जाएगा कि बताइए कौन सा इसमें छोटी सम और छोटी विषम पूछ सकता है, इसमें भी छोटी सम विषम पूछ सकता है। और ये सम विषम तो है। आगे हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर। क्या है प्राइम नंबर हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, दोनों बोल सकते हैं। अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं और रूढ़ संख्या भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर किसको कहते हैं, तो वैसा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर हो। कितना फैक्टर हो, केवल 2 फैक्टर, उसे कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। अगर दूसरे तरीका से बोल सकते हैं वैसा संख्या जिसको 1 से और स्वयं से वो कटे, 1 से कटे और स्वयं से कटे, माने अपने आप से कटे, उस संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं। और दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि वैसा संख्या जिसका केवल कितना फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, उसको कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। तो 1 लेंगे 1, तो 1 का कितना फैक्टर होगा, 1 अकेला एक ही फैक्टर होगा, इसलिए 1 इसमें शामिल नहीं होगा प्राइम नंबर में। स्टार्ट कहाँ से होगा प्राइम नंबर, 2 से स्टार्ट। देख लीजिए कितना फैक्टर इसका, 2 कितना फैक्टर है, 1 और क्या है 2 है। एक 1 है और एक कितना है 2 है, तो 2 फैक्टर हुआ। 3 का देख लीजिए, 1 × 3, 5 का क्या होगा 1 × 5, 7 का 1 × 7, 11 का 1 × 11, इस तरह से आगे होगा। इसमें भी 2 फैक्टर, इसमें भी 2 फैक्टर, इसमें भी 2 फैक्टर, इसमें भी 2 फैक्टर, इसमें भी, इस तरह से सब में 2 फैक्टर। जिसका वैसा संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर, उसको कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर पूछेगा सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है। और ऐसे ही पूछ सकता है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर है लेकिन वो क्या है, सम है। ऐसा पूछ सकता है कि सबसे छोटी प्राइम इवन नंबर पूछेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो क्या हो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम हो, तो क्या हो जाएगा 2। सबसे छोटी एकलौता संख्या है प्राइम नंबर में जो कि सम, बाकी सब देख रहे हैं, बाकी सब क्या है विषम है। 2 एकलौता संख्या है जो कि प्राइम नंबर है और उसमें वो सम है। तो पूछा है कि अभाज्य संख्या वो कौन सा अभाज्य संख्या है जो सम है, तो कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा। बाकी सब क्या है विषम है। तो अभी बताइए कि वैसा संख्या जिसका केवल कितना फैक्टर होना चाहिए, 2 फैक्टर, तो वो क्या कहलाएगा प्राइम नंबर कहलाएगा। कंपोजिट नंबर क्या है, तो वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, जस्ट इसका उल्टा, 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए। जैसे इसका कौन कौन सा फैक्टर देखिए, तो 1 है और क्या क्या है 1 है 2 है
और 4 है। कितना फैक्टर हो गया? 1 2 3, 3 फैक्टर हुआ इसका। 1 से भी कटेगा, 2 से भी और 4 से भी। इसका कितना फैक्टर हो गया? 1 2 3 6, 4 फैक्टर हुआ। इसका कितना फैक्टर हुआ? 1 2 4 8। इसका कितना फैक्टर हुआ? 1 3 9। देख रहे हैं सब में कितना 2 से अधिक फैक्टर है कि नहीं? इसमें 3 फैक्टर, इसमें 4 फैक्टर, इसमें 4 फैक्टर, इसमें 3 फैक्टर, इस तरह से आगे है। तो हम लोग क्या देखें कि कंपोजिट नंबर में कितना फैक्टर होना चाहिए? 2 से अधिक फैक्टर। तो 2 से अधिक 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 से अधिक लेकिन होना चाहिए। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। और जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, 2 फैक्टर हो, केवल 2, 1 2 1 2 1 2 1 2, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्राइम नंबर। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, यौगिक संख्या कौन सा है? कौन है सबसे छोटा? 4 है, 4 से स्टार्ट ही होता है। आगे हम लोग देखते हैं को-प्राइम। को-प्राइम को हिंदी में क्या कहते हैं? सह-अभाज्य। क्या कहते हैं? सह-अभाज्य। को-प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो वैसा दो नंबर का पेयर यानी जोड़ा लेना है जिसका HCF कितना हो? 1 हो। जिसका HCF कितना हो? 1 हो, यानी महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। जैसे 3 और 5 का अगर HCF निकालेंगे तो उसका HCF कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये दोनों क्या कहलाएगा? को-प्राइम। 2 और 5 का भी HCF निकालिएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसीलिए 2 और 5 क्या है? को-प्राइम है। 5 और 7 क्या है? को-प्राइम। इसका भी HCF 1 आएगा, इसका भी HCF 1, 11 और 17 इसका भी HCF 1 आएगा। तो वैसा कोई भी दो संख्या का पेयर जिसका HCF कितना? 1 उसको कहते हैं को-प्राइम नंबर। ऐसा देखा जाए तो को-प्राइम में दोनों प्राइमरी नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है? देखिए यहाँ क्या है? 2 प्राइम नंबर तो है, लेकिन अगर कुछ दूसरा संख्या भी अगर ले लिया जाए, यहाँ तो 2 प्राइम नंबर है ही, लेकिन ऐसे देखा जाए तो एक रिलेटिवली प्राइम होता है। क्या होता है? रिलेटिवली प्राइम। उसमें सम और विषम दोनों हो सकता है, लेकिन जब हम लोग को प्राइम लेंगे तो दोनों प्राइम ही लेना है। जैसे अगर कुछ दूसरा भी अगर हम संख्या लेंगे तो वहाँ ऐसा हो सकता है कि प्राइम और वो सम और विषम दोनों हो सकता है, लेकिन को प्राइम में, लेकिन हम लोग को 10th क्लास में पढ़ना तो उतना हमको बारीकी से नहीं देखना, आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे। यहाँ बस इतना ही देखना है कि को प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसका HCF कितना हो जाए? 1 हो जाए। अगला है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम किसे कहते हैं? तो वैसा दो प्राइम संख्या का जोड़ा लेना है, यानी कि पेयर लेना है जिसके बीच का गैप 2 हो। कितना हो बीच का गैप? देखिए ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, और दोनों के बीच का गैप कितना है? 2 है। ये क्या कहलाएगा? ट्विन प्राइम। 5 7 2 गैप, 11 और 13, 11 और 13 कितना है? 2 का गैप, 17 19 2 का गैप। तो 2 का गैप अगर होगा तो कहते हैं ट्विन प्राइम। अब हम लोग देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? A = BQ + R। A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R है। हम लोग अभी देख समझेंगे इसको। जहां क्या है R जो है 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, लेकिन B से हमेशा छोटा। इस बात को समझने के लिए पहले हम लोग इसको समझते हैं। देखिए जब हम लोग डिवाइड देते हैं तो इसको जो बीच में रहता है यहाँ पर, जिसमें डिवाइड देते हैं उसको कहते हैं डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंड। जिसमें डिवाइड देते हैं उसको कहते हैं डिविडेंड यानी भाज्य, और जिससे डिवाइड देते हैं उसको कहते हैं डिविजन यानी भाजक। और जो यहाँ पर जो हम लोग का आंसर आता है उसको कहते हैं क्वोशिएंट। क्या कहते हैं? क्वोशिएंट, भागफल कहते हैं। और नीचे जो बचता है उसको कहते हैं रिमाइंडर, शेषफल। अगर शॉर्टकट में अगर इंडिकेट करना होगा तो भाज्य को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ये जो ए है ना, ये क्या है? कुछ नहीं बल्कि क्या है? भाज्य है। क्या है ये? भाज्य है। और बी जो है बी का मतलब क्या हुआ? जिससे हम लोग भाग देते हैं। तो भाग जो देते हैं उसको क्या कहते हैं? डिवीजन यानी बी से डिनोट करते हैं। क्यू क्या है? तो क्यू जो भागफल जो आता है भाग देने के बाद उसको कहते हैं हम लोग क्यू। तो अगर हमको बीच वाला अगर निकालना होगा तो बी गुणे क्यू यानी बी और क्यू को गुना करेंगे और नीचे वाला रिमाइंडर को जोड़ देंगे तो हमारा बीच वाला ए आ जाएगा। क्या करेंगे? बी और क्यू को गुना करेंगे और नीचे वाला रिमाइंडर जो उसको जोड़ देंगे। बी और क्यू को गुना करेंगे और रिमाइंडर को जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? ये बीच वाला ए मिल जाएगा। तो यही है यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है। अब यहाँ देखिए जब भी हम लोग भाग देते हैं किससे? बी से भाग देते हैं ए में,
तो रिमाइंडर जो हमेशा आता है, रिमाइंडर अगर पूरा पूरा कट गया तो पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। तो वही है कि रिमाइंडर जो है वो या तो 0 के बराबर होगा, यानी अगर कट जाएगा पूरा पूरा तो रिमाइंडर कितना होगा? 0 होगा। तो 0 के बराबर, ये बराबर जो नीचे लाइन है ना, ये बराबर का साइन है, ठीक है। या अगर मान लीजिए रिमाइंडर कुछ जा आगे है, 1 है, 2 है, दूसरा कुछ आ गया तो 0 से बड़ा भी हो सकता है, या तो 0 के बराबर हो सकता है रिमाइंडर, या 0 से बड़ा हो सकता है। लेकिन शर्त क्या है? हमेशा b से छोटा होगा। हम लोग जिससे डिवाइड देते हैं उससे रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। यहाँ से यहाँ हमेशा छोटा होना चाहिए, तभी वो सही रहेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम जो है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम लोग क्या देखें? a इक्वल टू bq प्लस r, जहाँ r ये भी ऑब्जेक्टिव में देता है, दे देगा 4 ऑप्शन में कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कौन इनमें से सही है। 4 ऑप्शन दे देगा, यहाँ पर कुछ हटा देगा, इधर बड़ा का चिन्ह दे देगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन देता है, ऑब्जेक्टिव में दे देगा। तो पूछेगा कि कौन इनमें से सही है, तो क्या है? r जो है या तो 0 से बड़ा, देखिए बड़ा, जिधर मुंह खुला हुआ उधर बड़ा है, जिधर मुंह खुला उधर बड़ा है। तो 0 से क्या है? बड़ा है, या बराबर भी हो सकता है। r कट गया तो 0 के बराबर, और नहीं कटा तो 0 से बड़ा। लेकिन शर्त क्या है कि b से हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा। तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और इससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि यूक्लिड डिवीजन का प्रयोग करते हुए एचसीएफ ज्ञात करें, महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो उसको हम लोग क्वेश्चन को अब देख लेते हैं कि कैसे महत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। देखिए अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे मौसा ज्ञात करने के लिए पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 196 और 3822 का मौसम ज्ञात करें। मौसम मतलब महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है, एचसीएफ निकालना है। लेकिन कौन सा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। सबसे पहले कुछ नहीं करना, मान लिया कोई एक संख्या, छोटी संख्या जो लेंगे वो क्या b ले लेंगे, छोटी संख्या, और जो बड़ी जो बीच में रहेगा वो हमेशा क्या रहता था? जो डिविडेंड होता है वो हमेशा बड़ा होता है, बड़ा लेते हैं। और जो डिवीजन होता है जिससे हम लोग भाग देते उसको हम लोग क्या छोटा लेंगे। तो क्या किए? ये a है और ये क्या है? b है। तो a में b से क्या किए? भाग दिए। तो भाग दिए तो एक बार में आ गया इतना, फिर 186 आ गया, फिर 2 उतार दिए तो कितना आ गया? 9 बार में इतना आ गया। तो शेषफल कितना बचा? 98। देखिए यहाँ से हमेशा यहाँ छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो शेषफल यहाँ से छोटा ही रहता है। और इसमें हम लोग पढ़े होंगे, पिछले 7th 8th में पढ़े होंगे कि भाग विधि से मौसा कैसे ज्ञात करते हैं। तो भाग विधि से टोटल डिवाइड की तरह है, बस ये इसमें यह ध्यान रखना है कि जो a रहता है ना, a और b से भाग दिए, a में किसे भाग दिए? b से भाग दिए। अगला कंडीशन में जो रिमाइंडर जो बचता है, अगला कंडीशन में जो रिमाइंडर बचता है, और ये जो b था, तो अगला कंडीशन में जो b रहता है वो a बन जाता है। क्या बन जाता है? a। जो 196 क्या था? पहले b था, लेकिन अब इसका b जो था अब किसका काम कर रहा है? a का काम कर रहा है, बीच में ये चला गया है। और जो रिमाइंडर था वो रिमाइंडर अब किसका काम कर रहा है? b का काम कर रहा है। यानी अब रिमाइंडर से हम लोग, जो रिमाइंडर था उसे हम भाग दे रहे हैं, तो अब ये कहलाएगा b, और जिससे हम लोग पहले भाग दिया था अगला कंडीशन में क्या हो जाएगा? वो a का काम करेगा। इस तरह से हम लोग तब तक डिवाइड लगाते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। यहाँ पर कट गया तो शेषफल कितना आ गया? 0। तो जब शेषफल 0 आ जाएगा तो वहीं पर हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। तो इसको वहाँ पे बनाना नहीं, इसको रफ में इस तरह से बना लेना है ताकि कंफ्यूज ना हो। और इस तो हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पहले लिख लेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? a इक्वल टू bq प्लस r लिख लिए, और वहाँ इसके जस्ट नीचे लिख देंगे कि माना कि जो बड़ा रहेगा उसको a कहते हैं, तो बड़ा वाला को ले लिए a, और जिससे भाग उसको ले लिए b 196, और डिवाइड दे बस यहाँ से देख करके इसमें छाप देना, कुछ नहीं करना है। और इस तरह से डायरेक्ट बनाइएगा तो एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इस तरह से रफ में बना कर पर यहाँ से देख करके यहाँ छाप देना है, तो गलती होने की संभावना नहीं रहेगा। क्या करना? a है तो देखिए a है तो a को ले लिए, भाग किससे दिए? तो 96 b है तो b कहाँ लेंगे? यहाँ b, ये q हो गया, जितना बार में ये q है ना, तो b q, अब प्लस रिमाइंडर कितना बचा था? 98, तो b q और प्लस r हो गया। क्या बोले? इसको तब तक आगे बढ़ाना जब तक कि रिमाइंडर 0 ना बच जाए। तो अगला कंडीशन में क्या? रिमाइंडर 0 बच गया। तो क्या बोले कि जो b था, जो b है, अगला कंडीशन में a बन जाता है, तो इसको यहाँ रख दिए, 196 कहाँ रख दिए? यहाँ। और जो रिमाइंडर रहता है वो b का काम करता है, तो b कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। यहीं से देख कर लिखना, पहले इसको लिख दिया यहाँ, इससे भाग दिए यहाँ लिख दिए, और जो
क्वोशेंट था यहाँ लिख दिया, रिमाइंडर यहाँ लिख दिया। अगला कंडीशन में क्या होगा, ए यहाँ चलाएगा, ए यहाँ चलाएगा, ए का काम करेगा, जो बी है वो ए का काम करेगा, ए यहाँ चलाएगा, और जो रिमाइंडर है ये वाला ये कहाँ चलाएगा, बी के जगह पे चलाएगा। और जितना बार में हम लोग भाग दिए हैं उसको यहाँ लिख देंगे। तो भाग देने पर 2 बार में कट गया, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, चूंकि अंतिम भाजक 98, अंतिम कितना भाजक का मतलब जिससे भाग देते हैं, अंतिम बार कितना से भाग दिए हैं, तो अंतिम बार 98 से भाग दिए, तो 98 से भाग दिए तो अंतिम भाजक और रिमाइंडर 0 आना चाहिए। चूंकि अंतिम भाजक 98 है तो शेषफल कितना है 0 है। जब शेषफल 0 आ जाए और अंतिम जो भाजक, जब शेषफल 0 आ जाए ना, तो जो अंतिम भाजक होगा वही मौसा कहलाएगा। इसीलिए 196 तथा इतना का मौसा कितना हो जाएगा, कितना बार अंतिम बार में 98, इसीलिए मौसा कितना हो जाएगा 98। एक बार और देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख लेना है कंडीशन a = bq + r। रफ में इसको डिवाइड की तरफ बना लेना है कि जो छोटा रहेगा इसको यहाँ लिखेंगे b और ये हो जाएगा a, डिवाइड देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ लिखेंगे। अगला कंडीशन में क्या करेंगे, जो रिमाइंडर रहेगा वो b का काम करेंगे, इसको और बॉक्स आगे बढ़ा करके जो यहाँ जो b रहेगा उसको बीच में यहाँ ले आएंगे, ठीक है। a का काम करने लगेगा, जो b है वो अगला कंडीशन में a का काम करने लगेगा। इस तरह से हमेशा रिमाइंडर को b बनाएंगे और यहाँ जो जिससे भाग दे उसको हमेशा a बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक ये प्रक्रिया जारी रहेगा जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो स्टॉप हो जाएंगे वहीं पर, उसको फिर इसको रफ, ये रफ वर्क इसको रफ में करेंगे और एग्जाम बनाएंगे तो ये लिख देंगे एल्गोरिथम से a = bq + r। तो ये लिख देंगे कि जो बड़ा रहेगा उसको मान लेंगे, छोटा रहेगा उसको b मान लेंगे, a और b। a जितना से भाग दिए हैं, b जितना यहाँ q आया है उसको q लिख दिया + r। अभी तो 0 नहीं आया तो और आगे बढ़ेंगे, तो क्या बढ़े थे b को ये बना देना, ये b अब यहाँ चला गया, a का काम करेगा, और जो रिमाइंडर है वो b का काम करेगा। जितना से भाग देंगे 2 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना आ गया 0। अगर रिमाइंडर यहाँ 0 नहीं आता, कुछ दूसरा आता तो और आगे हम लोग बढ़ते। फिर अगला कंडीशन में 98 को यहाँ खींच के ले आते, और जिससे हम लोग वो a का काम करता है, और जिससे हम लोग क्या भाग देते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, वो रिमाइंडर यहाँ पर जो रहता है उसका a का काम करेगा, और उसके आगे फिर यहाँ पर जो रहेगा जिसे भाग देंगे वो a का काम करता है ना, ये चलाता है, और जो रिमाइंडर बचता था वो फिर b की जगह पर चलाएगा। ये प्रक्रिया तब तक करेगा जब तक कि 0 आ ना जाए। तो यहाँ 0 आ गया, इसीलिए चूंकि अंतिम भाजक 98 है और शेषफल 0, इसीलिए 196 तथा 3822 का मौसा कितना हो गया 98। पिछला जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे वो 2 संख्या का था, 196 था और 3822 था, जिसका आंसर कितना आया था 98 आया था। लेकिन अगर एग्जाम में तीन संख्या दे देगा, 3 संख्या कुछ भी दे सकता है, तो हम क्या किए कि 196 और उसको रहने दिए और संख्या ले लिए 165। अगर 3 संख्या देगा तो उसका कैसे ज्ञात करें, तो कुछ नहीं करना है, पहले जो जैसे हम लोग निकाले थे 196 और 3822 का, कोई तीनों में से कोई भी 2 को उठा सकते हैं। तो उसका आंसर हम लोग किसको लिए थे 196 को और 3822 का, तो आंसर कितना आया था 98। तो वहां तक तो करना ही है, कर लिया वहां तक, आंसर कितना आ गया 98। और जो आंसर आएगा ना अगला कंडीशन में उसको लेना है, और जो तीसरा जो संख्या रहेगा उसको लेना है। तो 98 को ले लेंगे, तो 98 में और 165 में कौन छोटा है, तो 98 छोटा, तो इसको b कहेंगे, इससे भाग देंगे हम लोग। और बड़ा कौन है 165, इसको a मान लेंगे, जो बड़ा रहेगा उसको a मानेंगे। तो जो आंसर आएगा उसको लेना है, और जो तीसरा संख्या रहेगा उसको लेना है, और फिर उसी तरह से बना देगा। जब फाइनली जो आंसर आएगा, फाइनली जो जिससे कटेगा अंतिम भाजक जो होगा वही तीनों का मौसा कहलाएगा। एक बार समझते हैं, तो वहां पर 98 आंसर आ गया, तब हम लोग 98 और 165 को लिए, एक बार डिवाइड किए, कितना गया 67। यहाँ 0 तो नहीं है, आगे बढ़ेंगे, क्या बोले थे कि a को जो यहाँ b है उसको a बना देना था, a कहाँ चला जाएगा बीच में। अब एक बॉक्स बना दिया अपना मन से, और यहाँ पर क्या करें, a को क्या यहाँ बीच जिससे भाग दिए थे उसको यहाँ रख दिए, और यहाँ जो रिमाइंडर बचा था वो काम करेगा अब b का, जो रिमाइंडर बचा था वो किसका काम करेगा b का काम करेगा। तो 67 को 1 से डिवाइड किया तो 67 हो गया, और यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया 31, अभी भी 0 नहीं आया, और आगे बढ़ेंगे, फिर जो b का काम कर रहा था फिर अब a बन जाएगा, यहाँ फंक्शन क्या आ गया यहाँ चला गया, a बन गया, और जो रिमाइंडर का काम कर रहा था वो b का काम करेगा। अब 31 से भाग देंगे 2 बार में तो 62, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर जो b था वो फिर क्या बन जाएगा a बन जाएगा, और जो रिमाइंडर था वो b का काम करने लगेगा। 5 30 अभी भी नहीं आया, तो फिर क्या किया, फिर b को हम a बना दिए, और जो शेषफल था उसको क्या बना दिए b बना दिए, भाग दे दिए, 5 बार में कट गया।
तो लास्टली कट गया ना, तो जब तक ये प्रोसेस करना है जब तक कि कट ना जाए, जीरो ना आ जाए शेष पर, तो जीरो यहाँ शेष पर आ गया। तो चूंकि अंतिम भाजक कितना है 1 है, इसीलिए अब तीनों का ओवरऑल 196, 3822 और 165 का मौसम कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे a बराबर bq प्लस r। तो क्या कुछ नहीं करना, इसको रफ में बना लेना और यहाँ से देख के यहाँ छाप देना है। 1 बड़ा है यहाँ लिख दिए, जिससे भाग दिया यहाँ लिख दिए, 1 बार में लगा, रिमाइंडर इतना बचा। फिर अगला बार में क्या होगा, अगला बार में क्या होगा, जो b होगा वो a का काम करेगा और जो रिमाइंडर होगा यहाँ b का काम किया, 1 बार में 31 बचा। फिर ये यहाँ आ जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा फिर b का काम करेगा, फिर 2 बार में भाग लगा दिए 5 बच गया। फिर अगला बार में 31 जो है वो क्या है b है, फिर वो a का काम करेगा और फिर यहाँ 5 जो रिमाइंडर और b का काम करेगा, फिर 6 सब भाग लगा दिए 1 बच गया, अभी जीरो नहीं आया। फिर अगला बार में जो b था वो फिर a का काम करने लगेगा और जो रिमाइंडर है वो किसका काम करने लगेगा b का, 5 से भाग दिया लेकिन रिमाइंडर लास्ट में कितना आ गया 0। तो रिमाइंडर 0 जब तक नहीं आएगा तब तक आगे हम लोग प्रोसेस करते रहेंगे। तो रिमाइंडर कितना आ गया 0 और अंतिम भाजक कितना है, अंतिम बार में कितना के टेबल से कटा है, अंतिम बार में 1 से कटा है, तो भाजक क्या, अंतिम भाजक 1 है। तो चूंकि अंतिम भाजक 1 है तो शेषफल 0 है। तो वो पहले तो हम 196 और इसका तो ले ही चुके हैं और उसका जो आंसर आया उसको 165 से कर दिए, तो लास्टली कितना आया, लास्टली 1 से अंतिम भाजक 1 आया ना, तो ओवरऑल तीनों का हो जाएगा एचसीएफ। चूंकि अंतिम भाजक 1 है तो शेषफल कितना है 0 है, इसीलिए 196, 3822 तथा 165 का मौसा कितना हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देते हैं, इसी से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आप लोग घर पे सॉल्व करिएगा। ये कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग घर पे बना सॉल्व कर लीजिएगा, इसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से है, उसको घर पे सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके इस लॉकडाउन में। और ये चूंकि ये सीरीज एक सीक्वेंस वे में चलेगा, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक उठा करके और इसका वीडियो बना दिया, वैसे नहीं, एक सीक्वेंस वे में चलेगा। जैसे आप लोग ऑफलाइन में क्लास किया करते थे उसी तरह से एक सीक्वेंस वे में पूरा चलेगा, इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि कुछ मिस ना हो जाए। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।